हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का जो फिजिक्स है आपका, इसका पार्ट 2 का जो भी पीवाईक्यू है आपका 2015 से 2023 तक का जितने पीवाईक्यू हैं, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको हम आज देखने वाले हैं और इससे आपको प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको ये समझ आएगा कि आपके एग्जाम में पूछे कैसे आते हैं, यानी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका क्वेश्चन का लेवल कितना होता है, यानी बहुत ज्यादा कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं कि नॉर्मल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको करने से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है आप उसको अच्छे से रिकवर कर लो। ठीक है, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको न आए। तो इस प्रकार हम इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें हम पार्ट 2 का एक भाग कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको होगा किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश। ठीक है, तो किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश को पूरा इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स जो उसको पार्ट टू पूरा हमको कंप्लीट करना है। और इसमें आपका 2015 से 2023 तक के सब पीवाईक्यू है, पूरे पूरे के पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको हमको देखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है तो यह 15 अंश पर विचलित होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांति कोण का मान क्या है? यह आपका क्वेश्चन किससे है? अपवर्तन से। देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, सिंपल देखिए कर रहा है एक प्रकाश किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर, यानी ये आपका ऊपर, इसको थोड़ा नीचे बना दे। देखिए यहाँ पर आपका ये पृष्ठ हो गया, एक माध्यम हो गया। इस पर यहाँ पर देखिए ऊपर आपका क्या है? वायु है और नीचे क्या है? कांच। नीचे क्या है? कांच। अब यहाँ भी कह रहा है एक प्रकाश किरण आती है। क्या होती है? एक प्रकाश किरण आती है, यानी एक प्रकाश किरण आ रही है जो अविलंब से, किससे? अविलंब से। याद रखिए अविलंब से 45 अंश का कोण बनाता है, जो आपको दिया है। देखिए यहाँ दिया है, यह 45 अंश के कोण पर आपकी किरण अविलंब से 45 अंश कोण बना रही है। फिर कह रहा है ये देखिए इसको जाना चाहिए, ऐसे से जाना चाहिए, लेकिन वायु से कांच अधिक सघन होता है, इसलिए यह अविलंब की ओर झुक जाएगा, यानी ये कुछ इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोण ये कोण आपको नहीं दिया। देखो आपको कहा है कि आपतित हो तो यह 15 अंश पर विचलित हो जाती है, यानी इसका विचलन कितना हुआ? ये कोण आपको दिया है कितना? 15 अंश। कितना दिया है? 15। अब आप ये बताओ ये कोण और ये कोण कितना होगा? 45 अंश होगा। किससे? शीर्षामुख कोण से। आप जानते हो, देखो अगर दो रेखाएं हैं तो जितना कोण ये होता है उतना कोण ये होता है। अगर ये 45 अंश ये भी कितना होगा? 45 अंश। अब देखो ये यहाँ से दो भागों में बटा है। कितने भागों में बटा? दो भागों। इसमें से कह रहा है ये वाला अगर 15 अंश था, तो ये कितना? टोटल 45 था, तो 45 में से अगर 15 घटा दोगे कितना आएगा? 30। यानी यहाँ पर आर वन कितना दिया आपको? 30 अंश। कितना दिया है? 30 अंश। तो अब कह रहा है आपको इसका क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करने के लिए देखो क्रांतिक कोण का सूत्र क्या होता है? आप जानते हो क्रांतिक कोण के लिए, किसके लिए? क्रांतिक कोण के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? साइन सी बराबर होता है 1/n। साइन सी बराबर 1/n के। अब यहाँ पर देखिए आपको n का मान नहीं दिया, यानी कांच का n का मान, अपवर्तनांक मान नहीं दिया है, तो आप n का मान निकाल सकते हो। किस नियम से? तो आपको याद होगा क्या? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। क्या ये आप बताइए कि स्नेल का नियम आपको पता है? स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम कौन सा होता है आपका? साइन आई अपान साइन आर इजकल टू n। ये होता है। इस सूत्र में मान लीजिए, देखिए यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हैं। n अगर निकालेंगे क्या होगा? साइन आई। देखो साइन आई, आई आपको दिया 45 अंश, तो क्या लिखोगे? 45 अंश अपान साइन 30, क्योंकि साइन आर का मान देखो कितना है? साइन आर का मान 30। तो अब यहाँ से मान रखोगे, देखो n मान क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा साइन 45 मान होता है 1/√2 बटे साइन 30 मान होता है 1/2। देखिए ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 1/√2 इंटू 2/1। पलट जाएगा तो 2 आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब ध्यान सुनो, देखो √2 से √2 इसमें कट जाएगा, क्योंकि 2 में 2 अंडर रूट होते हैं। देखो √2 का गुणा अगर 2 में करो कितना है? 2 आता है, यानी 2 में 2 अंडर रूट। तो यहाँ एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, तो आपका n मान कितना आएगा? आपका n मान आएगा √2। n मान कितना है? √2। अब यहाँ से आप यहाँ साइन सी का मान निकाल सकते हैं। अगर साइन सी का मान निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा? अब इस सूत्र में रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। देखो यहाँ से निकाल सकते हो साइन सी बराबर 1/n मान कितना निकाल? n मान √2 है, तो
√2 अगर यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/√2। अब आप बताओ साइन कितने मान 1/√2 होता है, साइन कितने मान 1/√2, तो साइन 45 मान होता है कितना, साइन 45 मान कितना होता है 1/2। देखो यहाँ से साइन सी बराबर साइन 45 अंश आ गया, इसका मतलब अगर साइन बराबर तो कोण भी बराबर हो गया, यानी यहाँ पर सी का मान आपका आएगा कितना 45 अंश, यानी कांच के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 अंश ही है, कितना है 45 अंश, ये आपका आंसर है। ठीक है, यही क्वेश्चन से पूछा था कि वायु पृष्ठ की क्रांतिक कोण का मान, तो क्रांतिक कोण 45 अंश ही होगा, ये आप नोट कर लो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ये आपका पहला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब पढ़ते हैं सेकंड को, ये आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्या क्वेश्चन क्या, अगर आप पढ़िए ध्यान से, तो ये कह रहा है एक बेलनाकार पात्र में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल जिसका अपूर्णांक 4/3 है तथा इसके ऊपर 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल जिसका अपूर्णांक 1.2 हो रहा है, ऊपर से देखने पर तेल के तल से पात्र की पेंदी की गहराई कितनी प्रतीत होगी, इसमें उत्पन्न आभासी विस्थापन कितना होगा। अब ध्यान से, तो आपको कहा है कि एक बेलनाकार बर्तन, ये बेलनाकार बर्तन, ठीक है। अब कह रहा है इसके पेंदी, देखो इसमें 8 सेंटीमीटर तक जल भरा है, यहाँ तक क्या भरा है, यहाँ तक आपका जल भरा है, क्या भरा है जल, ये आपका जल भरा है, इसका अपूर्णांक कितना दिया है 4/3, कितना दिया 4/3, और ये आपका क्या है जल, ये आपका क्या है जल। फिर इसके ऊपर आपका कह रहा है कि तेल भरा है, इसके ऊपर क्या भरा है तेल, देखो इसके ऊपर यहाँ से क्या भरा आपका तेल भरा, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे क्या भरा आपका तेल, इसका अपूर्णांक कितना है 1.2, इसका अपूर्णांक कितना है, इसका अपूर्णांक आपका है 1.2। तो क्वेश्चन पढ़ने वाले लिखा करो 1.2, यानी इसका मान कितना 1.2। अब इनकी ऊंचाई भी दिया है, इनकी क्या दिया है ऊंचाई, ऊंचाई भी लिख लो एक बार, देखो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये आपको दिया 9.6 सेंटीमीटर, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये कितना दिया है, ये दिया आपको 8 सेंटीमीटर। तो अब चलिए इसके आगे आप देखेंगे तो करना क्या, आपको कह रहा है कि ऊपर देखा तल पे पेंदी, ऊपर देखने से तल के पेंदी के पात्र की गहराई, यानी आपको यहाँ से देखना, क्योंकि यहाँ से देखना है कहाँ नीचे, यहाँ पर देखना है, तो इसके बीच की आभासी गहराई क्या होगी, तो देखो यहाँ पर सिंपली आपका 2 बार विस्थापन है, यानी अलग अलग अपूर्णांक है, तो जो आपका विस्थापन होता है एक्चुअल में जो आपके आभासी गहराई होगी, आभासी गहराई, तो देखिए जो आभासी एक गहराई होती है, आभासी गहराई, तो यार ये आभासी गहराई को लिखते हैं हिमालय से, और जो वास्तविक गहराई होती है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई क्या लिखते हैं कैपिटल एस। तो आपका आभासी गहराई जो होता है वो एच बराबर होता है क्या, स्मॉल एच बराबर होता है कैपिटल एच अपान एन, ये आपका सिंपल सा फार्मूला होता है, ये क्या होता है सिंपल सा फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग अपूर्णांक है, तो दोनों से अलग अलग क्या होगा विस्थापन होगा, तो अगर आपको यहाँ से निकालना है, देखिए अगर कुल विस्थापन का आपको आभासी गहराई निकालना है, तो देखो क्या होगा सिंपली जो आपका स्मॉल एच होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये H1 अपान N1 प्लस H2 अपान N2, अगर ये कर देंगे, देखिए दोनों का अपूर्णांक है, जैसे यहाँ से हम इसका विस्थापन और इसका विस्थापन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आपको कुल विस्थापन निकालेंगे, तो अब यहाँ से अगर आप H का मान निकालेंगे तो क्या होगा H1 आपका ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला कितना है 9.6, देखिए कितना है 9.6 बटे अपूर्णांक से कितना है 1.2, यहाँ कर लेते हैं 1.2 प्लस H2 आपका कितना है 8 बटे N2 आपका देखिए 4/3, यहाँ कर लीजिए 4 बटे, अब इसको आपको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से स्मॉल एच अगर आप निकालेंगे, देखिए ये आपका क्या है 1.2 और ये 9.6, यानी 12 का 12 और 12 96, 8 में कट जाएगा। अब देखिए 4 1 का 4 और 4 गुना 8, अब देखिए 3 बढ़ के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी ये सर आपका क्या हो जाएगा, देखो 8 और 2 3 6 और 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप ऊपर से देखोगे, यहाँ से अगर अपनी आंख लगाकर आप देखोगे तो इसकी जो तली की ऊंचाई होगी टोटल कितना होगी 14 सेंटीमीटर दिखेगी, कितना दिखेगी 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इसमें उत्पन्न आभासी विस्थापन कितना होगा, आभासी विस्थापन, तो देखिए आभासी विस्थापन जो होता है आपका आभासी विस्थापन, तो आपका जो आभासी विस्थापन होता है उसको दर्शाते हैं यक्स, किससे दर्शाते हैं यक्स से।
अब देखिए जो यक्स बराबर होता है, यक्स बराबर क्या होता है, कुल वास्तविक विस्थापन गहराई में से आभासी गहराई को घटा दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा। देखो विस्थापन मतलब होता है जैसे ये पूरा आपका कितना है, देखिए 906 अब 8 जोड़ देंगे तो 1706 हो जाएगा, लेकिन अब ये 1400 यानी कहीं यहाँ पर दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है, देखो कहीं यहाँ पर दिख रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई थी इसको आपके लिए स्मॉल एच, अब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको लिखते हैं यक्स, यक्स क्या होगा, देखो पूरा आपका क्या था कैपिटल एच, एच में से आपका स्मॉल एच हटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो इसके अलावा यक्स बराबर ये क्या लिखोगे, देखो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये लिख दो। तो कैपिटल एच आपका देखिए क्या है, तो कैपिटल एच यहाँ पर देखिए दो ऊंचाई, आपका H1 H2 था तो आप पहले कैपिटल H2 निकाल लो, देखो अगर H बराबर निकालो क्या होगा H1 प्लस H2 कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई में निकालो कितना है, देखो आपका एक है 906 प्लस एक है 8, इतना ही है ना, एक बार देख लो, देखो ये आपका 906 और एक 8 है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 9 8 17 17.6 सेंटीमीटर, ये आपका कैपिटल एच हो गया। स्मॉल एच का मान आप निकाले ही हो तो यहाँ मान रख दो, तो कैपिटल एच क्या आपका हो गया 17.6 माइनस स्मॉल एच आपका आया कितना 14, अब इसको सॉल्व कर दो तो इसका कितना आ जाएगा, देखो 17 में 14 जाएगा 13 बचेगा, 17 में 14 जाएगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, 17 में 14 गया 3 और यहाँ 3.6 इतना सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, ये आपका है आभासी विस्थापन। तो आभासी विस्थापन 306 हुआ है, कुल गहराई आपका कितना था 1706, लेकिन अब आभासी गहराई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आपका इसमें कैपिटल एच का मान निकल गया, यक्स मान निकल गया और स्मॉल एच का भी मान निकाल लिया। ये आपका सिंपल सा सवाल था जो आपको करना, समझ आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करा है, यदि किसी प्रिज्म कोण मतलब होता है आपका, देखिए प्रिज्म कोण क्या होता है, ए होता है, प्रिज्म कोण वो आपका कितना है ए, तथा न्यूनतम विचलन कोण आपका कितना है, विचलन कोण, तो विचलन कोण आपका कितना है डेल एम, ये आपको होता है डेल एम बराबर आपका है ए, यानी ए और डेल एम आपस में बराबर, यहाँ सिंपल है ए आपका बराबर किसके डेल एम, और दोनों का मान कितना दिया है ए ही दिया, कितना दिया ए, देखो यहाँ पर ए क्या लिखे, ये आपका क्या प्रिज्म कोण को ए दर्शाते हैं और विचलन कोण को डेल एम से, इन दोनों का मान ए है, तो कह रहा है कि इन दोनों के अगर मान ए है तो इसका अल्पतम इसका अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो क्या कहा है इसका अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो अपवर्तनांक ज्ञात करने एकदम सिंपल सूत्र होता है, देखो क्या होता है आप जानते हो डेल एम बराबर ए कोष्टक में n माइनस 1, ये आप जानते हो नहीं, इस सूत्र जानते हो ना, अल्पतम विचलन की स्थिति में देखो यहाँ पर लिखा है न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपका हो क्या ए n माइनस 1, अब देखो यहाँ पर इसका दोनों मान बराबर है, यानी डेल एम का स्थान लिख सकते हो आप क्या ए, डेल एम क्या सकते हो ए लिख सकते हो, तो डेल एम का स्थान ए लिख दो बराबर क्या हो जाएगा ए, फिर होगा n माइनस 1, अब देखो यहाँ से ए से आपका ए कट जाएगा तो आएगा क्या एक बराबर n माइनस 1, क्योंकि ए का बराबर पढ़ना पड़ेगा ना, ए आ गया, अब देखो ये माइनस से जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर n, क्यों क्योंकि n इधर माइनस 1 माइनस था, इधर क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पर इधर क्या प्लस हो गया तो 1 प्लस 1 2, यानी यहाँ पर n का मान कितना आ गया 2, n का मान कितना आ गया 2, यही आपका आंसर, समझ आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सरल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था, बस पढ़ना था कि क्या कह रहा है, अगर उसकी आप भावना को समझ गए, ठीक है क्वेश्चन आपके पास अपनी उसकी खुद की भावना हो, अगर आप उसकी भावना के साथ खेलोगे तो आपकी भावना के साथ खेल जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी भावना को समझ लिए तो आपकी भावनाओं को समझ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, तो उसकी भावनाओं के साथ खेलो नहीं, उसको समझो महसूस करो वो कह क्या रहा है, तो वो हर क्वेश्चन साफ साफ आपसे बोलता है कि इसको कैसे करना है, हमको क्या करना है, बस आप क्या करते हो क्वेश्चन पढ़ते हो अपने अपने मन में पढ़ते हो, नहीं तुम्हारा नहीं सुनेंगे हम अपना सुनेंगे, तुम्हारा क्यों सुने, तो कर देता ठीक है तुम अपना सुन लो, आंसर आप तुम्हारा नहीं सुनेंगे, है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, जो कह रहा वैसा ही करते हो आपका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए एक प्रिज्म का अपवर्तनांक अपवर्तक कोण ए, चलिए अपवर्तक कोण ए तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक जो है न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, देखिए क्या करा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक, ये ए है 2 है,
ये क्वेश्चन अधूरा है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 60 अंश के कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 2 है, अपवर्तनांक 2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। यानी आपसे अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। दो चीजें आपको दिया, देखिए आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया यहाँ पर क्या, आपको ए का मान दिया, यानी देखो कोण का मान दिया, कोण 60 अंश वाले प्लास्टिक, यानी ए का मान आपको दिया 60 अंश। अपवर्तनांक आपको एन का मान कितना दिया, 2। अब आपसे देखिए क्या क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है अल्पतम विचलन कोण है डेल एम का मान बताओ, अल्पतम कोण डेल एम बताओ, आपतन कोण आई बताओ, अपवर्तन कोण आर बताओ और निर्गत कोण ई। ये क्या क्या होता है, देखो आप जानते हो, यहाँ पर पहले देख लो बस, आप जब प्रिज्म सूत्र सिद्ध करते हैं, देखो जब आप प्रिज्म सूत्र देखते हो, ये आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्रिज्म होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रिज्म में क्या होता है, एक श्वेत प्रकाश किरण आती है, कौन सा प्रकाश किरण आती है, श्वेत प्रकाश किरण, चलो श्वेत प्रकाश किरण, एक श्वेत प्रकाश किरण आ रही, यहां से ये ऐसे चली जाती, फिर यहां से ऐसे चली जाती, ठीक है। अब देखो इसको जाना, इसको आगे चाहिए था ऐसे, और ये इसको पीछे को मिला दो ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल एम, इसे बोलते हैं क्या, देखिए एक्चुअल प्रकाश जा किधर रही थी, इधर जा रही थी, यानी इस रास्ते पर, लेकिन चली गई इधर, तो आपका इसमें विचलन कितना हुआ, उसको लिखते हैं डेल एम से। ये कौन होता है, प्रिज्म कोण से ए से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब, तो ये आपका होता है आई, और ये आपका क्या होता है, यहाँ से देखिए अभिलंब है, ये इसके भी जो है ये आर। अब फिर एक चीज और पूछा, निर्गत कोण पूछा, निर्गत कोण देखो यहाँ देखिए, यहाँ पे अभिलंब होता है और यहाँ पर निर्गत कोण होता है ई, ये कोण आपको पूछा, इन सभी को निकालेंगे, तो चलिए हम निकालते हैं, आप पहला निकालते हैं, पहला क्या है, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण का मान, तो अल्पतम विचलन कोण डेल एम निकालेंगे, तो आपको सूत्र पता होता है, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बटा 2, इस पूरा बटा होता है साइन ए बाई 2, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र से आप डेल एम का मान निकाल सकते हैं। अगर इसी डेल एम का मान निकालोगे, देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट पेज में करते हैं, चलिए देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एन बराबर साइन ए का मान आपको दिया 60 है, प्लस डेल एम का मान आपको निकालना है, अब बटे क्या होगा 2, अब बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 बटा 2। अच्छा एन का मान आपको दिया, देखो एन का मान कितना दिया 2, और साइन ए का मान कितना दिया 60, तो अगर यहाँ सब रखोगे एन का मान कितना रखोगे 2 बराबर। अब ये बताओ, चलो एक बार लिख देते हैं, साइन यहाँ पर आपका 60 प्लस डेल एम बटा 2 अपन, यहाँ साइन 60 बटा 2 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 30। अब साइन 30 को आप पछाड़ने कर दो इस तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणे साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, इतना होगा कि नहीं, इतना समझा। अब क्या करो, अच्छा तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1, यहाँ से आप कर सकते हो 2 इंटू साइन 30 मान कितना होता है, साइन 30 मान होता है 1 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल एम बटा, इतना होगा कि नहीं, समझ आ रहा है इतना। अब बताओ यहाँ से 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आया क्या 1 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2, इतना सही है। अच्छा आप ये बताओ, देखो इसके आगे आपको क्या है, आप ये बताओ साइन कितने का मान 1, साइन कितने मान 1 होता है, तो साइन 90 मान 1 होता है, कितना होता है, साइन 90 मान कितना होता है 1, तो इसको अब लिख सकते हो साइन 90 बराबर 60 प्लस डेल एम बटा 2। अब ध्यान सुनो, देखो साइन 90 अगर होता है आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, तो 1 को क्या लिखते हो, साइन 90 लिख सकते हो नहीं। अब ध्यान रखो यहाँ पर भी आपका साइन, यहाँ पर भी साइन, यानी ये साइन और ये आपके क्या होगा, थीटा होगा। अगर साइन समान है तो इसकी कोण भी बराबर होगा, यानी यहाँ से तुलना करोगे तो आपका 90 वाला क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या 90 बराबर 60 प्लस डेल एम बाई 2, इन दोनों से क्या करें तुलना करते, तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये दो इसे पछाड़ने कर, तो क्या हो जाएगा 90 दूना 180 बराबर 60 प्लस डेल एम, कितना हो जाएगा 90 160 प्लस डेल एम, यानी यहाँ से आप देखोगे तो डेल एम का कितना है, डेल एम का आएगा 180 माइनस 60, ये 60 का इसे पछाड़ कर दिए, क्या 180 माइनस 60 है, डेल एम का कितना आ गया, डेल एम का आ गया आपका 120, कितना आ गया 120, ये आपका सिंपल इसका मान, ठीक है। अब ये तो आपका होता है पहला, ये कौन सा पहला,
तो यहाँ पर देखो आपका पहला केवल अल्पतम पिछला पॉइंट डे लंबा पूछा था कितना है 120। अब इसका दूसरा पूछा आपतन कोण आई, तो आपतन कोण आई पूछा, ये बताओ आपतन कोण आई निकालना है, एक दूसरा क्वेश्चन। तो आप क्या जानते हो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आपका, देखो आई बराबर होता है डेल ए प्लस डेल एम बाई 2। अब क्या होता है आई बराबर होता है ए प्लस डेल एम बाई 2, ये होता है आई बराबर। अब यहाँ से अगर आई मान निकालोगे तो देखो आई एक मान आपको पता है कितना है 60, डेल एम मान कितना है 120 बटा 2, इसको सॉल्व कर दो, तो 60 120 कितना हो जाएगा 180 बटा 2, यानी आई मान कितना आएगा, आई मान आएगा 90, 90 से पृष्ठ पर लंबवत है, ठीक है। अब ये 90 हो गया, उसके बाद फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ से अपवर्तन कोण आर कोण। अगर अपवर्तन कोण आर मान पूछा आर बराबर क्या होता है, देखो अल्पतम विचलन की स्थिति में आर बराबर होता है a बाई 2, अल्पतम विचलन की स्थिति में आर बराबर क्या होता है, आर होता है a बाई 2। तो यहाँ से आप आर मान क्या निकाल सकते हो, आर मान निकाल सकते हो 60 बटा 2, यानी आपका आएगा कितना 30, कितना आएगा 30। ये आपका इसका तीसरा मान हो गया। अब एक लास्ट आपसे पूछा वो भी निकाल दो, निर्गत कोण ई, निर्गत कोण ई, तो याद रखो जो चौथा आपसे पूछा है ई लगभग आई के बराबर है, ई लगभग आई के बराबर होता है, तो यहाँ से ई आप लिख सकते हो क्या 90, क्योंकि आई मान कितना है 90, क्या हो जाएगा ई का मान 90, ये आपका ये आपका था प्रिज्म। अब प्रिज्म सूत्र से सवाल, तो इसको सभी को आपको करना था। देखिए ये आपका क्या था, एक प्रिज्म दिया था जिसके प्रिज्म में 2 मान दिए थे और आपसे 4 मान पूछे थे। ये क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स का तो आएगा, कितने मार्क्स का 5 मार्क्स, यानी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो 5 मार्क्स के आते हैं आपके, और एकदम सरल होते हैं, फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, बस आपको पहचानना होता है कि किसका मान दिया किसको किसको किस फार्मूला से निकालना, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन आपको दे दिए, इन्हीं को आपको 5 नंबर मिल जाए, तो इनको क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रिज्म आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिज्म से जब भी क्वेश्चन आता है तो कम 5 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या, एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस का कांच का वर्तांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो। ये बताओ आपको ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आ रहा है कि किस सूत्र से हल होगा, ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ रहा है किस सूत्र से हल होगा, तो देखो ये आप प्रश्न पढ़ने के बाद देखो आपको वो दोनों वक्रता त्रिज्या दिया, इसको समझने में आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या लेंस मेकर सूत्र। अगर आपको लेंस मेकर सूत्र याद है तो डेफिनेटली आपको, अब ध्यान देखो आप क्या करा है एक आपका उभयोत्तल लेंस, चलो ये एक हम बना दिए लेंस, कौन सा उभयोत्तल लेंस। अब इस उभयोत्तल लेंस की देखो आपका ये पहला पृष्ठ होता है, ये दूसरा पृष्ठ होता है, इसकी त्रिज्या पहले पृष्ठ की त्रिज्या को लिखते हैं क्या r1, इसकी त्रिज्या को लिखते हैं r1, इसकी त्रिज्या को लिखते हैं r2, ठीक है। अब इसके कारण कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात, तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है 1/f बराबर n-1, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में होता है 1/r1 माइनस 1/r। याद रखो इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी महत्वपूर्ण है, इस सूत्र का निगमन और साथ ही इस सूत्र पर सवाल भी आते हैं। देखो जैसे आपके यहाँ पर एक सवाल है, तो इस प्रकार अगर इस पर आपको निकालना है, देखो यहाँ से आपको फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फोकस दूरी, एफ मान पूछ रहा है, तो अगर एफ मान आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसी सूत्र में आप मान रखो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 1/f बराबर, अब देखो एन मान आपको कितना दिया है 1.5, तो क्या लिखोगे 1.5 माइनस 1, इस सूत्र में हो गया। अब यहाँ फिर 1/r1। अब ध्यान से देखो एक चीज, देखो आपको कहा है कि उभयोत्तल लेंस है, उभयोत्तल मतलब जिसके दोनों जो पृष्ठ है वो वक्र, कैसे है वक्र, कैसे है उत्तल, वक्र में भी उत्तल, लेंस की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, इन दोनों त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से आपको कह रहा है कि r1 r2 दोनों मान कितना है 20 सेंटीमीटर, ये तो मान दिया, लेकिन आपको हम ध्यान देखो अच्छा ये पृष्ठ है, अच्छा तो ये पृष्ठ का गोली बनेगा तो इधर बनाएगा ऐसे बनेगा, तो इस पृष्ठ की जो त्रिज्या आएगी देखो यहाँ केंद्र है इसकी त्रिज्या है, तो ये आपका कैसी होती है यार, तो पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है यानी जो r1 होता है ये धनात्मक, r1 कैसा होता है ना, क्योंकि मूल बिंदु से समझो यहाँ पर ये अगर आपका मूल बिंदु है
तो मूल बिंदु C इधर है धनात्मक, इधर है धनात्मक। उसी प्रकार आप दूसरे पृष्ठ को देखोगे तो इसकी देखो इसके बनेगा त्रिज्या इधर बनेगा, यानी इसकी यहाँ पर है त्रिज्या इधर होगी, इसका मतलब दूसरे पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है R2 ये आपका होता है क्या ऋणात्मक। R2 कैसा होता है ऋणात्मक। तो इस बात का ध्यान है, दोनों 20 है लेकिन एक धनात्मक है ऋणात्मक। अब बताओ R1 मान क्या धनात्मक, तो दोनों मान 20 है तो यहाँ का लिख देंगे प्लस 20। अब फिर यहाँ सूत्र है माइनस माइनस 1/R2, R2 का मान देखो आपका माइनस होता है, यहाँ का लिखना पड़ेगा माइनस 20। ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा 1/f बराबर, अच्छा 1.5 से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 1.5 से अगर 1 घटा दोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 इंटू, अच्छा तो इन दोनों का अगर सॉल्व करो क्या होगा 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व करो क्या होगा, देखो प्लस समान नीचे अगर हर बराबर अंक जुड़ जाता है तो एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी 1 क्या है 1/f बराबर 0.5 गुणे 2/20 यही आएगा। अब ध्यान देखो, अच्छा 0.5 का गुणा 2 में करोगे 5 गुना 10 यानी हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1/20। अब अगर 1/1 मान 1/20 है तो मान कितना आएगा, यफ मान आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये आपकी इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितना होगी 20 सेंटीमीटर, समझ आ गया। देखो ये आपका लेंस में का सूत्र सीधा आपको यहाँ प्लस और माइनस पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो आप गलती कर जाओ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेंस में का सूत्र को सॉल्व करने के लिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको कुछ जेपी स्टार बता दे रहे हैं, यानी लेंस में का सूत्र देखो आपको ये फार्मूला याद है फिर भी आपको एक जेपी स्टार बताते हैं, ये अगर जेपी स्टार है तो आप इस तरह के सवाल को और भी जल्दी कर लोगे। देखो अब आप पढ़ने वाले हो क्या जेपी स्टार, इस स्टार से देखो आप निकाल सकते हो, देखो दोनों के लिए बताएंगे, आपको उत्तल के लिए बताएंगे, उत्तल देखो उत्तल लेंस की बात करें, देखो आपको उत्तल लेंस कैसा होता है आपका सिंपल ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अभी आपका ये उत्तल लेंस है, ये पहला पृष्ठ हो गया और ये दूसरा पृष्ठ, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए यार, अपवर्तनांक कितना है यार, तो अब ध्यान सुनो, पहले पृष्ठ को भी हम बताया आपका जो होता है यानी इसमें R1 जो होता है वो धनात्मक होता है और R2 कैसा होता है ऋणात्मक होता है। अब देखो सूत्र क्या था आपका, यहाँ से था 1/f बराबर n-1 और फिर यहाँ पर 1/R1 - 1/R2 ये था ना। अब जेपी स्टार देखिए क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए कॉमनली यही देता है, मैक्सिमम टाइम में देता है, देखो कहा है दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या है 20 है, यानी दोनों की त्रिज्या क्या है समान। जो आपका ये जेपी स्टार किसके लिए है, देखो जब आपका R1 बराबर किसके R2, जब अगर आपका R1 R2 के बराबर है तो आप क्या करोगे, देखो सिंपली आप अगर सॉल्व करोगे, देखो 1/f बराबर क्या था आपका n-1 और यहाँ पर आपका क्या होगा 1/R1, अब देखो R1 का मान भी आपका क्या होगा R होगा और R2 मान भी क्या होगा R, तो बताओ दोनों को R लिख दें, देखो R1 ना लिख सिर्फ क्या लिख दे रहे हैं R लिख दे रहे हैं, तो अगर सिर्फ R लिखें देखो 1/R माइनस, अब 1/R2 माने क्या R, लेकिन R2 का मान माइनस होता है, यहाँ कर दोगे माइनस R। अब अगर इसको सॉल्व करो देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका 1/f बराबर क्या होगा n-1 एक क्वेश्चन में, और यहाँ देखो क्या होगा 1/R प्लस 1/R। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो 1/f बराबर आपका क्या आएगा n-1 और यहाँ सबका हो जाएगा 2/R, क्या हो जाएगा 2/R। अगर इसको सॉल्व करो देखो ये 1/f मान है, अगर f मान निकालो क्या होगा, f का मान निकालो तो आपका हो जाएगा R/2n-1, ये क्या हो गया बराबर R/2n-1, यानी आपको अगर अब निकालना है, देखो आपको ये कहानी आपको पता बता दिए कैसे हुआ, लेकिन अब आपको डायरेक्ट ये याद कब, जब आपका याद रखो ये जब आपका R1 R2 क्या हो बराबर, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपको R1 R2 मान बराबर, R1 R2 मान बराबर, अगर आपको R1 R2 मान बराबर नहीं दिया तब आपको इस सूत्र से हल करना है, लेकिन अगर आपको R1 R2 मान दे दिया तो आपको ये डायरेक्ट सूत्र लगा दो आपका आंसर है, यानी देखो यह बराबर क्या होगा R/2n-1। अब इस सूत्र से अगर करोगे तो आपको आपका मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो आपका पिछला वाला क्वेश्चन कितना था, देखो आपको R मान दिया था 20 सेंटीमीटर और m मान दिया 105, आप आंसर निकालो कितना 20 सेंटीमीटर आया ना, देखो इसको 1 मिनट में कैसे आप मात्र 2 सेकंड में कैसे कर सकते हो, देखो आपको कितने 2 सेकंड में करना है। अब यहाँ देखो अगर f मान निकालो क्या होगा, R मान आपको दिया 20/2, n मान दिया 105 माइनस ये दिया है, अब इसको सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा, देखो
20/2। अच्छा सर 1/5 एक जगह कितना होती है 0.5। अब बताओ 2 गुणा 0.5 करो कितना देगा 1 हो जाएगा, यानी जब का मान क्या आ जाएगा आपका 20/1 या इसको नॉर्मली आप लिख सकते हो कितना। तो ये बताओ कितने बहुत टाइम लगा क्या, नहीं, अगर आप करोगे तो और जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको एक लाइन में कर सकते हो, समझ आएगा। इसी प्रकार आप अगर देखो ये उत्तल लेंस के लिए था, अब थोड़ा सा देख लो किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। देखो अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस आपका देखिए कुछ इस तरीके से चलो ये भी देख लो। देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये अवतल, ठीक है, ये आपका अवतल लेंस है। अब देखो इसमें ये आपका पहला पृष्ठ ये कौन सा है, दूसरा, यही है ना। तो इसमें देखो पहला पृष्ठ की जो त्रिज्या है इधर आ रहा है यानी माइनस को, इसमें आपका जो R1 होता है वो होता है माइनस, और दूसरा पृष्ठ की जो त्रिज्या है इधर आ रही है इधर, यानी यहाँ पर R2 मान क्या होगा प्लस। इसका देखो आपका इसमें R1 का मान आपका क्या था प्लस था, R2 मान माइनस, जबकि इसमें R1 का मान प्लस माइनस होता है, R2 मान। इसलिए इसको सॉल्व करते हो तो जो आपका यहाँ पर यह मान आता है वो आता है -R/2 n -1। अगर आप चाहो तो यहाँ पर R1 R2 मान रख दो, आपका यही आएगा फाइनल रिजल्ट, क्या आएगा ये बराबर आपका आएगा -R2 n -1। ये आपका जो फार्मूला यहाँ पर आ रहा है इस फार्मूले को आप याद रखो, ठीक है। ये बराबर क्या आ रहा है, ये बराबर आपका आ रहा है -R/2 n -1। तो यहाँ पर बस याद रखोगे अगर उत्तल लेंस होता है तो धनात्मक आता है, धनात्मक आता है, अवतल होता है तो ऋणात्मक आता है, यानी माइनस लगा देते बस, और कुछ नहीं करना। अगर उत्तल लेंस है तो प्लस और अवतल लेंस है तो माइनस, बस इतना आपको ध्यान, ठीक है। तो ये अगर जेपी सर आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को और भी कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, देखिए कर रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक उभयोत्तल लेंस A/5, एक उभयोत्तल लेंस A/5 अपवर्तनांक के कांच से बना, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या देखिए फिर से 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए तथा जब इसे A/5 अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाए। अब ध्यान आपको इसकी क्षमता पूछना, तो क्षमता आप जानते हो जो क्षमता होता है P तीसरा होता है 1/F मीटर में या फिर 100/F सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी, क्या फोकस। अब इसके बाद बात आती है कि देखो आपको इसकी त्रिज्या दिया 20 सेंटीमीटर, लेकिन n का मान क्या है A/5। अगर एक बार y में रखा जाता है और एक बार कहाँ रखा जाता है A/2.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा जाता है, तब इन दोनों के क्षमताओं का क्या अनुपात, ठीक है। तो देखो जो आपका लेंस का सूत्र होता है उसे से आप निकालोगे, तो देखो यहाँ से 1/a बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो n -1 था और फिर यहाँ क्या था 1/r1 -1/r। देखो जब यहाँ पर आप सिद्ध कर तो ये सूत्र जो है ये सूत्र आपका आता है वायु के लिए, इसके लिए वायु के लिए ये सूत्र आता है। लेकिन अगर यही किसी माध्यम के लिए बात की जाए, क्या किसी माध्यम के लिए, अगर आप किसी माध्यम लेंस पर देखते हो तो आपका होता है देखिए A/F बराबर होता है n लेंस अपान n मीडियम, n मीडियम मतलब माध्यम -1 ये, और फिर यहाँ पर आपको हो जाता है 1/r1 -1/r। ये सूत्र होता है अगर किसी माध्यम के, तो यहाँ से अगर आप चाहो तो F मान निकाल सकते हो, किसका मान निकाल सकते हो F मान। अगर F मान निकालोगे किसके लिए आप निकालोगे y, तो यहाँ पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं y के लिए, यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं वायु के लिए। अगर y में स्थित है तब क्या होगा, तो देखो 1/F बराबर n -1, n का मान आपको दिया A/5 -1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा देखिए उभयोत्तल लेंस का है फिर से, तो आपका R1 प्लस होगा जबकि R2 क्या होगा माइनस, और दोनों आपका कितना है 20 है, तो यहाँ क्या होगा 20 - 1/-20। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो F क्या होगा 1/F बराबर देखिए ये 5 इंटू, ये क्वेश्चन जस्ट पीछे आपका था तो इसको लगा सकते देखो ये 2 क्या हो जाएगा 20, इसका गुणा कर दोगे तो आपको सिंपल ये बराबर कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर, समझ आएगा नहीं 20 सेंटीमीटर। जिसको नहीं है आप पीछे वाला देखो, देखो यहाँ पर सेम ही मान सब कुछ मानेंगे, देखो यहाँ पर देखो ये 1/5 है 1/20 1/-20, तो कितना है 20 आएगा नहीं, तो ऐसे यहाँ पर भी कितना आएगा 20 आएगा, कितना आ गया 20, समझ आ गया। ये आपका 20 आया किसके लिए वायु के लिए,
अब यहीं पर हम बात करते हैं किसके लिए, माध्यम के, माध्यम के लिए। अगर किसी माध्यम के लिए आप निकालना चाहो तब क्या होगा, देखो माध्यम को निकालोगे क्या होगा, 1/f बराबर 1/f बराबर यन। देखो यन यल मतलब लेंस का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तन कितना है 1.5 बटे यन यम मतलब मीडियम, माध्यम का अपवर्तन, माध्यम का कितना दिया, यहाँ पर द्रव में डूबा रहा है ना, द्रव में डूबा रहा है क्या हो जाएगा 1.25 माइनस 1। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/r1, r1 मान कितना है, r1 मान आपको हो गया 20 माइनस 1/-20। अब इसको सॉल्व करो, देखो अगर सॉल्व करोगे तो आपका ध्यान करो, देखो आपका ये कितना, यहाँ से दशमलव हटा दो, क्या करो दशमलव हटा दो, देखो नीचे दो दशमलव पड़ेगा उसका ले सकते हो, देखो 150/125 दशमलव हट गया, यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, देखो ये आपका आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20, कैसे, क्योंकि माइनस था और ये प्लस था, माइनस था माइनस माइनस गुणा क्या आ गया प्लस, समझ आएगा। अब इसको आगे करते हैं, तो देखो आगे करने से पहले यहाँ थोड़ा देखो 25 काट सकते हो आप, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो आएगा आपका क्या, देखो आपका यहाँ से आएगा 1/f बराबर 6/5 माइनस 1, और यहाँ से हो गया 1/20 प्लस 1/, देखो वही उतारे हैं कुछ नहीं किया, ये आपका 6/5 माइनस 1 और यहाँ 1/20 प्लस 1/20। तो अब बताओ अगर यही उतार दें ये है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/f बराबर क्या है, देखो इच्छा है 5 से गुणा लस लेकर हल कर दो तो क्या आ जाए, क्या सिंपल ही देखो क्या कर रहे हैं 5 इसमें 6 भाग दो, तो 5 1 का 5 दशमलव लगाओगे तो 6 में से एक जाएगा 5 जाएगा, एक बचेगा दशमलव 10 जाएगा नहीं तो माइनस, वैसे 12 5 60 होता है, तो कैसे करोगे आप भाग दोगे 5 6 में तो 102 ही आता है, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/20 1/20 आपका कितना होगा 2/20, ये 2/20 होगा, ठीक है कितना होगा 2/20। अब ध्यान दो अगर इसको सॉल्व करोगे 102 में से अगर 1 निकले कितना 0.2 बचेगा, तो 1/f बराबर आ गया 0.2 इंटू 2/20, 2 1 का 2 और 2 दहा में। अब इसको पलट दो तो देखो f बराबर आपको क्या आ जाएगा, अब f ये क्या है f, ये बराबर बटे में लिखिए, जो बटे में पलट जाएगा ऊपर से क्या हो जाएगा 10/0.2। अगर इसको दशमलव हटाओगे यहाँ से 16 कट गया 0 बढ़ जाएगा, तो आपका ये 2 से भाग दो कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया किसका f का मान, किस माध्यम के लिए, देखो ना जब आपका y में था तो फोकस कितना था 20 सेंटीमीटर, जब आपका माध्यम है तो फोकस दूरी कितना आया है 50 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया था, पूछा था दोनों लेंसों की क्षमता का, तो जो आपका देखो जो लेंस की क्षमता होता है P बराबर ये होता है 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 क्या होता है 1/f2, तो अगर इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा P बराबर आपका जाएगा 1/f1 मान कितना है 20 प्लस 1/50, इसको सॉल्व कर दो। लेकिन आपको यहाँ पर देखो फार्मूला आपको हर एक पता होना चाहिए, आपको P बराबर बताया 1/f होता है कि मीटर में होता है, लेकिन अगर 100 होता है सेंटीमीटर होता है। अब बताइए किसमें आया सेंटीमीटर आया, ये भी किसमें आया, ये भी आपका आया है सेंटीमीटर में, यहाँ आपको एक नहीं 100 करना होगा, कितना करना होगा 100। अब इसको सॉल्व करो, देखो 20 का 20 20 पंचे 100 और 50 का 50 50 गुना 100, तो P बराबर कितना हो जाएगा 5 + 2 यानी P बराबर आपका आ जाएगा कितना 7, और इसको लिखते हैं क्या डायोप्टर। शक्ति मात्रा क्या होता है इसको 20 पर करते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा 7 डायोप्टर, कितना आ जाएगा 7 डायोप्टर। इस बात को आप याद रखें, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका सिंपल सा सूत्र पे सवाल थे, तो इसको आपको करना आना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो कि कहाँ से स्टार्ट किए हैं, देखो दो माध्यम के लिए कहा था, एक आपका कहा था वायु के लिए, एक कहा था किसी माध्यम के लिए, तो वायु और माध्यम के लिए अलग अलग सूत्र है। देखिए ये आपका सिंपल होता है वायु के लिए, जो आपका ये ऐसा कहाँ से आपको बता दें, जो आपका वायु होता है क्या होता है वायु, देखो यहाँ जो आपका वायु होता है, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1, कितना होता है 1। अब यहाँ अगर वायु का अपवर्तनांक 1 ये बताओ यहाँ पर देखो n l बटा n m, अगर इसके साथ 1 रख दो तो आपका n बटा 1 को मिल n होगा, और n क्या लेंस, इसलिए यहाँ सिर्फ n लिखे और कुछ है बस, इसका एक स्टेप बढ़ा दें। जब लेंस का सूत्र पढ़ते हो तो उसमें आपको बताया क्लियरली, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो उत्तल लेंसों जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखें, दो उत्तल लेंस से दोनों फोकस दूरी कितना है 20, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करो।
क्षमता से भी सूत्र आपको पता होना चाहिए कि 2 बार क्वेश्चन आ गया आपका, तो इसका क्षमता ज्ञात कर लो आप कितना कर रहा है। तो 2 लेंस है यानी F1 का मान आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। देखो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है और F2 का मान आपको दिया कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है संपर्क रखें तो संयुक्त फोकस दूरी की इसकी क्षमता ज्ञात करो। देखो इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको किस सूत्र लगाना पड़ेगा क्या P और तो P आपका क्या होगा 1/F1 + 1/F2। अच्छा ये बताओ ये फॉर्मूला पढ़े हो नहीं? देखो आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे कि संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 1/F बराबर क्या होता है 1/F1 + 1/F2। ये कहाँ तक होता है 1/F कब देखिए जैसे मान लो आपके पास ये एक लेंस हो गया 2 लेंस हो गया 3 लेंस हो गया 4 लेंस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे लेंस अगर संयुक्त रखे गए हैं एक सटाकर तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी जो होती है वो F होती है और 1/F बराबर होता है 1/F1 + 1/F2। ये कहाँ तक यह तक जितनी लेंस लगे होंगे सभी की फोकस दूरी। ठीक है तो अगर अब P आपको बताएं क्या होता है 1/F मीटर में या फिर 100/F सेंटीमीटर में। तो संयुक्त पूछता है फोकस दूरी यानी संयुक्त का P आप क्या लिख सकते हो 1/F संयुक्त लिख सकते हो। तो इसलिए 1/F के स्थान हम क्या लिख देते हैं P। तो P का क्या जाएगा 1/F1 + 1/F2। तो यहाँ से अगर हम मान निकालो क्या होगा देखो एक ये होगा 100/20 + 100/20 क्यों सेंटीमीटर में दिया। अब दोनों काटोगे तो ये भी आपको 5 आएगा ये भी आपको कितना आएगा 5 आएगा। तो P का कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर। P का कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर। ये आपका आंसर। ये बताओ सिंपल क्वेश्चन था नहीं एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने से कम बच्चे क्या करते हैं छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं एवं डायरेक्टर भूल जाते हैं शक्ति होती है इनका परिभाषा भूल जाते हैं सूत्र भूल जाते हैं तो दिक्कत। इसलिए आप इन चीजों को ही पढ़िए यानी आप शुरू से यानी छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को पढ़िए। ठीक है जैसे आपको स्टार्टिंग में प्रिज्म का सूत्र करा वो बड़े क्वेश्चन थे लेकिन ये छोटे क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन ना छोटे क्वेश्चन भी करना अनिवार्य। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या करा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अब देखिए सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन आ गए कि अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो वस्तु की स्थिति तथा संपूर्ण आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु की स्थिति पूछा है आपको संपूर्ण आवर्धन भी पूछा। तो देखो आपको क्या करा है 2 लेंस यानी आप जानते हो जो अभिदृश्यक लेंस होता है कौन अभिदृश्यक लेंस जो आपका अभिदृश्यक लेंस होता है उसको दर्शाते हैं O से और जो आपका नेत्रिका लेंस होता है कौन नेत्रिका लेंस जो आपका नेत्रिका लेंस होता है उसे कैसे दर्शाते हैं E से। तो अब यहाँ बात करें कि संयुक्त फोकस दूरी का अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः यानी FO का मान आपको दिया है 2 सेंटीमीटर FE का मान दिया आपको कितना 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ये एक दूसरे 20 सेंटीमीटर दूरी एक से 20 सेंटीमीटर दूरी से जो इनकी बीच की दूरी होती है उसको कैसे लिखते हैं देखिए जो इसमें लिखते हैं स्मॉल डी इसे लिखते हैं स्मॉल डी और स्मॉल डी इसको कुछ लोग एल से भी लिखते हैं। ठीक है ये आपको कितना दिया 20 सेंटीमीटर यानी आप जानते हो तो एक छोटा लेंस आगे होता है एक बड़ा लेंस पीछे होता है तो इनके बीच की जो दूरी है इसको लिखते हैं यल से या कुछ लोग डी से। ठीक है यल या ये आपका कितना है 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर दूरी पर यानी आपको अंतिम प्रतिबिंब को है इसलिए आपको यहाँ पे लिया VE V का मान आपको दिया है D कितना 25 सेंटीमीटर क्योंकि आप जानते हो 25 सेंटीमीटर D होता है। D क्या है स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी। ठीक है 25 सेंटीमीटर बनता है। तो अगर वस्तु की स्थिति संपूर्ण आवर्धन जाती है तो वस्तु की स्थिति आपसे पूछ रहा है क्या UE का अच्छा UO का मान पूछ रहा है UO का मान पूछ रहा है और साथ ही कैपिटल M का मान पूछ रहा है इसका मान पूछ रहा है कैपिटल M। तो पहले आप किसको निकालोगे तो पहले आप UO को निकालोगे पहले M को निकालोगे तो देखो निकालना दोनों को है तो चलिए पहले हम UO को निकाल लेते हैं फिर M को निकाल देंगे। तो अब ये बताओ अगर UO को आपको निकालना तो वो सबसे पहले आपसे क्या करना है अंतिम प्रतिबिंब का बनता है 25 सेंटीमीटर बनता है। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बन रहा है तो आप बताओ यहाँ से आपको VE का मान दिया है और ये का मान दिया तो आप UE का मान निकाल सकते हो नहीं किसका मान निकाल सकते हो UE। तो UE का मान निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा लेंस सूत्र लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आपको क्या होता है 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/। इस सूत्र से आप कैसे निकालोगे क्या यहाँ से आप निकालोगे UE का मान निकालोगे किसका निकालोगे UE का मान। देखो आपको पहले किसका मान निकालना है UE का तो 1/F
ये किसका हम बात कर रहे हैं, ये आपका बात कर रहे हैं आप नेत्रिका की, किसके लिए, नेत्रिका। तो नेत्रिका का निकालोगे तो यह ई का मान कितना है 5 बराबर 1/v, v का मान आपको दिया 25, क्या दिया 25, ठीक है। अब फिर आपका क्या होगा, अच्छा ये देखिए 25 जो आएगा ये आपका आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है इस लेंस के इधर बनता है, तो ये इधर आएगा माइनस में आएगा, फिर माइनस 1/u, अब u का मान आपको निकालना है, u ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/25 बराबर क्या होगा -1/u। इसको प्लस करोगे कितना आएगा 25 ही आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 + 1, ये बराबर होगा -1/u। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो 5 1 6 हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा -1/u e बराबर 6/25, या आप u e का मान निकालोगे तो -25/6 हो जाएगा, कितना जाएगा -25/6, या इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप, देखो भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 400, चलिए भाग देने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको उतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे सकते हैं, दशमलव आएगा, लेकिन दशमलव लाने की कोई जरूरत नहीं। तो अब बताओ ये आपका क्या आ गया, u e का मान आ गया। अब देखो u एक मान आ गया ना, अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको किसका मान दिया है, यल का, यानी इन दोनों लेंस के बीच की दूरी दिया है। और जब आपको प्रतिबिंब पता है कि ये बन कहाँ से रहा है, यानी यहाँ पर अगर कोई वस्तु रहेगा इसका प्रतिबिंब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको u e का मान दे दी, किसका मान दे दिया है, u e का मान। अगर u e का मान दिया है तो अब बताओ यहाँ से पूरा दूरी आपको क्या होता है यल, तो देखो यल बराबर आपका होता है v0 प्लस u e, क्या होता है v0 प्लस u, तो यहाँ से आप v0 मान किसका मान कर सकते हो, v0, क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर u0 मान निकालना है तो आपको v0 मान पता होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ से v0 मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखो u एक मान आ गया यहाँ से -25 सेंटीमीटर, यानी माइनस आता है चिन्ह में। अब देखो अगर आपको मान निकालना है किसका, यल बराबर v0 प्लस u e, तो ये आप अगर निकालोगे यहाँ से मान निकालोगे, देखो क्या आएगा, आपका यहाँ से मान आ जाएगा, ये दिया 20 बराबर v0 प्लस 25/6, ये 25/6 आप कहोगे सर माइनस चिन्ह दिया था जब आप लेंस के लिए, लेकिन ये दूरी है, देखो ये दोनों लेंस के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दूरी को आप माइनस करना ही नहीं सकते, दूरी सदैव प्लस होती है, यहाँ आपको क्या करना होगा, प्लस लेना होगा। तो अब अगर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से इसको तो पछाड़ कर क्या हो जाएगा, v0 बराबर आपका हो जाएगा 20 माइनस 25/6, 25/6। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 20 से 120, 120 माइनस 25/6, तो आपका v0 मान कितना आ जाएगा, v0 मान आपका आ जाएगा 95/6, इतना सेंटीमीटर, कितना जाएगा 95/6 सेंटीमीटर, ये आपका v0 मान आ गया। अब जब v0 मान आ गया, अब आपको निकालना होगा u0, ये तो एक अगर आप u0 मान निकाला होगा तो आपको फिर से वही सूत्र लगाना होगा 1/f0 बराबर 1/v0 माइनस 1/u, यहाँ से 1/u0 मान आप निकाल के u0 मान निकाल सकते हो। तो इस सूत्र से अगर निकालोगे देखो क्या आएगा आपका, देखो 1/f0 पर f0 मान देखो कितना है 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्या लिखोगे 1/2 बराबर 1/v0, v0 मान आप यहाँ से निकालो कितना 95/6 और माइनस 1/u0। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये बटे/6 से ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका जाएगा 1/2 बराबर 6/95 माइनस 1/u0। अभी इस तरफ 95 होगा क्या होगा आपका 1/2, और ये आपका जाएगा -6/25 बराबर क्या होगा -1/u0। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या होगा, 2 और 25 प्लस आपका आएगा 50, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो 25 माइनस 25 में 50 और 25 यहाँ पे आपका जाएगा 12 बराबर क्या होगा -1/u0। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा आपका, 25 में से 12 घटाओगे क्या हो जाएगा 13/50 बराबर -1/u0, ये आ जाएगा। अब 1/u0 मान आ गया तो आपका u0 मान क्या आ जाएगा, पलट जाएगा, यानी u0 मान आपका आ जाएगा -50/13 सेंटीमीटर, u0 मान क्या आ जाएगा -50/13 सेंटीमीटर। तो ये आपका u0 मान आ गया पहले क्वेश्चन के आंसर था, किसका पहले क्वेश्चन के आंसर। देखो आपको पहला यही पूछा था, पहला क्या पूछा था u0 मान पूछा, आपको आवर्धन पूछा, तो अब आवर्धन निकाल लो। तो आवर्धन देखिए जानते हो 2 होती स्थितियां बनता है, यह आपका स्पर्श दिश की न्यूनतम 25 सेंटीमीटर बना है, जब स्पर्श दिश की न्यूनतम 25 सेंटीमीटर बनता है तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आवर्धन का सूत्र होता है, देखिए आवर्धन सूत्र होता है m बराबर होता है -v0/u0 क्वेश्चन 1 + d/f, क्या होता है
1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इस सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हो। इस सूत्र से सॉल्व करोगे, देखो आपका यम मान क्या आएगा, यम माइनस भी नॉट, माइनस भी नॉट मान आपने निकाला था, कितना आया था, देखो भी नॉट मान आपने निकाला यहाँ आया 95/6, 95/6 बटे यू नॉट मान आपका कितना आया है 50/13 गुणे E1 प्लस डी आपका है 25 सेंटीमीटर, एफ आई मान आपको कितना दिया है, देखो एफ आई का मान आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना रखोगे यहाँ रखोगे 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्या है, देखो यम बराबर यहाँ सबका माइनस, ये होगा 95/6 इंटू 13/50, ये आपका नीचे वाला क्या होगा पलट जाएगा 13/50 इंटू, देखो 5 1 5 और 5 से 25, ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये आपका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 1 6, समझ आ रही है, 5 1 6 कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कट जाएगा आपका, ये आपका 6 से 6 कट गया, अब उसके बाद और कुछ कट रहा है, देखो यहाँ से चाहो तो काट सकते हो, किसे 5 से, 5 धाम 50 और 19 बचे 55, यानी यम का मान आपका कितना है यहाँ से, देखिए 19 और 13 कितना आया है 19 गुणे 13 बटा आपका 10। अब इसको सॉल्व करो, तो अगर इसको सॉल्व करो क्या आएगा, देखो 13 9 117 हाथ से लगा 11 और 13 का 13 और 11 24 बटा 10, यानी आपका आ जाएगा 24.7, कितना आवर, कितना आएगा 24.7। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पर आप मिसिंग की हो, माइनस था माइनस छोड़ दियो, तो आपका यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस, आपको ये भी कितना आएगा माइनस, तो आपको इसको फिर से लिख करें, ये देखो इसको आप लिख सकते हो यम बराबर क्या लिख सकते हो माइनस 24.7, ये आपका आएगा, ये समझ आ गया इतना मान। तो ये जो मान आपका है ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये आपको समझ आना, जिसका इसका मैं आपको दिया था ठीक था, जो नहीं दिया था उसको निकाल लिए और लास्ट में आपको यम का मान निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्या आ गया, अब आपका यहाँ इसके पीछे तक, यानी ये आपका देखिए क्या था, ये आपका था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक बार देखो आपका ये क्या था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी यहाँ तक आपका ये था किरण प्रकाश। अब इसके बाद देखिए यहाँ दो तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात, यानी अब आपका क्या आ गया, यहाँ से अब आ गया तरंग प्रकाश, ठीक है। तरंग प्रकाश में देखिए कहा दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, यानी तीव्रता का अनुपात यानी I1 अपान I2 का मान दिया कितना 9/1। कर आप व्यतिकरण उत्पन्न कर रहे हैं, तो व्यतिकरण प्रारूप में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम, देखो अधिकतम क्या होगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का अनुपात आपसे पूछ, तो I मैक्सिमम क्या होता है आपको पता है, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर होता है, देखो I मैक्सिमम जो होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 बटे अंडर रूट I1 माइनस मिनिमम क्या होता है अंडर रूट I2, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को मान रखना है, आपका आंसर आ जाए। तो ध्यान से, अच्छा यहाँ से आप अगर तुलना करो, देखो ये I1 I2, अगर यहाँ से तुलना करोगे तो आपका देखो I1 मान कितना आ गया 9, I2 मान कितना आएगा 1, I1 मान कितना आएगा 9, I2 मान कितना आएगा 1, तो यहाँ से अगर मान उठा कर रख दो, देखो क्या आ जाएगा आपका I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर, देखो I1 मान आपको कितना है 9, तो लिखोगे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट I1 मान कितना है 1 बटे अंडर रूट I1 मान 9 माइनस अंडर रूट, अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर, अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, अंडर रूट 9 मान कितना आएगा 3 प्लस 1 का मान अंडर रूट वर्गमूल करो क्या है 1 ही आएगा बटे 3 माइनस 1, अब इसको सॉल्व करो क्या होगा, देखो 3 और 1 4 बटे 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2, अगर इसको काट दो क्या हो जाएगा 2/1, यानी आपका I मैक्सिमम बटे I मिनिमम ये बराबर हो जाएगा किसके 2/1, यानी आपका अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका अनुपात आ जाएगा 2:1, कितना आएगा 2:1, यानी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा 2:1, समझ आएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपको आना चाहिए अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या कर रहा है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, फिर से तीव्रताओं का अनुपात दिया है 25 16, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा
यदि दोनों तरंगे व्यतिक्रिया उत्पन्न करती हैं तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात इसकी ज्ञात कीजिए। तो आयाम का भी पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम पूछा, और लेकिन दिया गया आपको, देखो आपको दिया है I1 अपान I2 दिया कितना 25/16 ये दिया। अब पूछा है आयामों का अनुपात, यानी पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि I1 अनुपात से I2 का मान बताओ, ये क्या हो। तो देखो आप ये जानते हो कि आयु जो होता है यानी I1 अपान I2 ये बराबर होता है A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ से अगर निकालोगे तो देखो A1 अपान A2 का स्क्वायर अगर निकाल सकते हो, इसका क्या लिख सकते हो आप, देखो A1 अपान A2, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर बराबर I1 I2 मान कितना दिया 25/16। अच्छा दोनों का स्क्वायर है तो अब इसको दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो A1 अपान A2 इसको कह सकते हो होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, ये बराबर किसका होगा 25/16। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये स्क्वायर इधर क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा, तो आपका A1 अपान A2 क्या आएगा √25/16 क्या था √25/16। अब बताओ 25 वर्गमूल निकाला क्या आएगा 5 और 16 वर्गमूल 4, यानी आपका A1 बटा A2 मान कितना आ गया 5/4, ये आपका आयाम का अनुपात आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। तो देखो महत्तम और न्यूनतम पूछा है, ये तो आपको पहला, ये पहला कैंसर था। अब दूसरा, अब किसको देखना है आपको दूसरा, देखो दूसरा आपका पूछ रहा है आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम। तो आपने अभी देखा था एक पिछले सूत्र देखा था √I1 प्लस √I2 अपान √I1 माइनस √I2, ये सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है, ये क्या होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल, ये भी होता है। तो आप चाहे पहले वाले सूत्र में रखो या दूसरा सूत्र में दोनों से, तो पहले वाले में तो हम आपको पहले हल करके दिखा दें, अब दूसरे वाले से भी हल कर दें, ताकि एग्जाम में कभी कैसा होता है कि आपको I1 I2 मान नहीं देता, डायरेक्ट आयाम देता है A1 I2 मान और आई मैक्सिमम आई मिनिमम पूछता है, तो वहां पर आपको ये सूत्र नहीं ये सूत्र है, ठीक है। तो अब इसलिए इस सूत्र से अगर हल करेंगे तो आई मैक्सिमम क्या होगा आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम। देखो एक बात याद रखो, यहाँ पर ये अनुपात दिया, क्या दिया अनुपात, तो आप डायरेक्ट किताबों में देखिए, आपको किताबों में पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि आप यहाँ से A1 मान निकालो, A1 मान निकालोगे क्या होगा 5/4 A2। अब यहाँ A1 के स्थान पर अब इसको रखो सोल्व करो, देखो ये सब करने से अच्छा आप डायरेक्ट मान रखो, देखो ये सब करने से अच्छा आपका क्या आप डायरेक्ट मान रखो, तो आपको तुलना कर दो कि A1 मान 5 है और A2 मान 4, तो यहाँ डायरेक्ट मान रखो क्या होगा 5 + 4 का होल स्क्वायर बटे 5 - 4 का होल स्क्वायर, ये अगर डाटा रखो कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा आपका, देखो आपका आ जाएगा आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बराबर 5 और 4 9 का 9, 9 का स्क्वायर बटे 5 4 गया 1 का स्क्वायर, तब का क्या आ जाएगा 81/1, या आप इसको लिख सकते हो आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम, तो आपको कितना हो जाएगा 81/1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 81/1, यानी इसका अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या हो गया 81/1, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है, यंग की द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.1 मिमी और पर्दा 105 मीटर दूरी पर रखा है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अधिक फ्रिंज के बीच की दूरी 108 सेंटीमीटर है, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसका मान लिखो, किसका इसका मान दिया है, फिर सूत्र लिखो और आपका आंसर आ जाए। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मान लिखो, देखो क्या रेखा छिद्रों के बीच दूरी आपको यहाँ पर दिया है किसका मान स्मॉल डी का मान, दोनों रेखा छिद्रों के बीच दूरी क्या होता है स्मॉल डी का मान कितना दिया है 0.15 mm यानी मिलीमीटर, अगर इसको आप मिलीमीटर से मीटर में लोगे तो देखो आपका क्या हो जाएगा 0.15 × 10⁻³ ये किसमें हो गया मीटर। अगर यही को आप चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, तो ये देखो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो 1.5 × 10⁻⁴ मीटर, एक अंक दशमलव इस तरफ करते हैं, दशमलव अगर दाएं तरफ जाता है यार, तो अगर दशमलव किधर जाता है दाएं तरफ जाता है तो घात में घटता है, और दशमलव अगर बाएं तरफ जाता है तो घात में जुड़ता है, तो आपका यहाँ पर दशमलव किधर जा रहा है दाएं तरफ, अब दाएं तरफ जाए तो घात में एक घटा दो, -3 में एक घटाओगे तो -4 होगा, कुछ लोग बोलते हैं -3 में एक घटा दो -2 हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा,
-3 में आप -1 कर रहे हो, प्लस थोड़ी ना कर रहे हो, तो ये आपको हो जाएगा -4। इस बात क्या है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या दिया आपको, आगे दिया है कि पर्दा 105 मीटर दूरी पे, यानी यहाँ पर पर्दे की दूरी को कैपिटल दे साथ ही 105 मीटर। फिर कह रहा है केंद्रित दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज, चौथी अदीप्त फ्रिंज यानी यहाँ पर आपको यम का मान दिया कितना 4, चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी 1.8 सेंटीमीटर। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया तो आपको लेमडा का मान पूछ रहा है, लेमडा का मान पूछ रहा है। तो देखो अच्छा ये चौथी दिया, एक से और दिया आपको, देखो दूरी दिया, यानी दूरी आपको दिया यक्स का मान दिया, एक समान दिया 108 सेंटीमीटर। अगर उसको मीटर मतलब क्या होगा 108 गुणे 10 घाते -2 मीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या लेमडा का मान। देखो इसका सूत्र क्या होता है, ये तो आपका मान हो गया, सूत्र क्या होता है, तो देखो सूत्र होता है यक्स यम बराबर, एक्स एम बराबर होता है आदित्य फ्रिंज के लिए, आदित्य फ्रिंज के लिए होता है 2m माइनस 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 अपान 2 अब इनटू देखो इनटू कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल, क्या होता है कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र में मान तो यहाँ से लेमडा मान निकल जाएगा। चलो यहाँ पर हम रख देते हैं इसका मान। तो एक्सएम मान कितना दिया आपको, देखो ये दिया है 108 गुणे 10 घाते -2 बराबर 2 इंटू एम मान आपको कितना दिया है 4, यहाँ लिखोगे 4 प्लस 1 अपान 2, ये एक क्वेश्चन में। फिर दूसरे क्वेश्चन क्या होगा कैपिटल डी, कैपिटल डी मान कितना दिया, कैपिटल डी मान दिया 1.5 इंटू लेमडा, लेमडा मान आपको निकालना है बट स्मॉल डी मान दिया 1.5 गुणे 10 घाते -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या करोगे, यहाँ से इससे ये कट गया, अब देखो 2 चौके 8, 8 1 9, 9 बटा 2, यहाँ का आ गया 108 गुणे 10 घाते -2 बराबर 9 बटा 2 इंटू लेमडा बटा, अच्छा देखिए 10 घाते -4 होता है, यहाँ क्या होता है 10 घाते माइनस। तो अब यहाँ से लेमडा को छोड़कर बाकी सबको परेशान करो, बाकी सबको परेशान कर दो इस तरफ, तो यहाँ पर आपका देखो लेमडा बड़ा क्या है, लेमडा बड़ा आपका 8 गुणे 10 घाते -2 है। अब ध्यान करो इन सब परेशान करोगे, देखो 2 आपका बटे में था तो ऊपर आ जाएगा, 10 घाते -4 ये भी आपका हो जाएगा ऊपर बटे, अब 9 आपको ऊपर था तो ये बटे में आ जाएगा 9 नीचे। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 9 1 का 9 और 9 दूना 18 है, 0.2 बार अगर पढ़ दो 0.2 बार तो आपका कट जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पर 2 है, 2 दूना 4, तो लेमडा मान कितना आ जाएगा 0.4, क्यों 2 दूना 4 को, लेकिन एक लगाना पड़ेगा 4 गुणे, अब देखो 10 घाते -2 यहाँ है, 10 घाते -4 10 घाते -6। अब अगर देखो दशमलव फिर हम यहाँ से दाहिने तरफ करें, इधर करें दाहिने तरफ, तो आपका जो लेमडा मान आएगा वो कितना आएगा 4 गुणे 10 घाते -7, ये आ गया मीटर, इतना आएगा। तरंग दैर्घ्य कितना होगा 4 गुणे 10 घाते -7 मीटर, या इसी को अगर आप इंग्लिश में दोगे तो ये हो जाएगा लेमडा, देखो क्या लिख सकते हो 4000 गुणे 10 घाते -10 मीटर लिख सकते हो। देखो 3 जीरो को दिया 3 घात हो गया, और 10 घाते -10 को लिख दो इंग्लिश में, आपका आ जाएगा कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितना होगी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो समझ में आया आपको कि नहीं, सिंपल आपका था, एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल था, बस आपको लेमडा मान निकालना था। तो पहले आपने मान लिखा जो जो मान दिया था, फिर अपने फार्मूला पर उस मान को बैठा दिया सर, तो ये आपका लेमडा मान आया कितना 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 2 मिलीमीटर के अंतराल पर स्थित दो झिल्लियों पर 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश लंबवत आपतित है, झिल्लियों से 1 मीटर की दूरी पर पर्दे पर फ्रिंज बनता है, ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या करा है, फ्रिंज की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। आपको दो क्वेश्चन पूछे, पहले क्या क्या दिया है, देखो आपको स्मॉल डी मान दिया कितना 2 मिलीमीटर, या आप इसका लिख सकते हो 2 गुणे 10 घाते -3 मीटर, इतना लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या कहा है, लेमडा मान तरंग मान दिया आपको 5800 एंगस्ट्रॉम, अभी आपको एंगस्ट्रॉम फटाफट आप कर सकते हो, उसको लिख सकते हो 5800 गुणे 10 घाते -10 मीटर। अब अगर 2 जीरो हटा दोगे तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा, लेमडा आप लिख सकते हो
58 गुणे 10 घाते -8 मीटर। ठीक है, ये आपका तरंग दैर्घ्य मान हो गया। फिर आता है झिर्रियों की बीच की दूरी यानी कैपिटल डी का मान आपको दिया है कितना, 1 मीटर। कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई यानी आपको पूछ रहा है डब्ल्यू का, इसका पूछ रहा है डब्ल्यू। तो फ्रिंज की चौड़ाई डब्ल्यू का मान अगर निकालोगे तो आपका डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है आपका कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल। ये आपका सूत्र होगा फ्रिंज की चौड़ाई निकलने का। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो आपका डब्ल्यू क्या आएगा, कैपिटल डी मान कितना है, कैपिटल डी मान आपको 1 दिया है, लैम्डा का मान 58 गुणे 10 घाते -8 बटे स्मॉल डी का मान 2 गुणे 10 घाते -3। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे क्या है, देखो डब्ल्यू बराबर 2 से कट जाएगा, देखो 2 दूना 4 और 2 9 18 यानी 29 दूना 58, जब कट जाएगा 29 गुणे 10 घात। अब 10 घात देखो ये 3 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 8 में 3 कट जाएगा, कितना बचेगा -5 इतना मीटर। या इसको आप कोटिमा में लिखोगे तो डब्ल्यू हो जाएगा 2.9 गुणे 10 घाते -4 मीटर, ये कोटिमा। 2.9 गुणे 10 घाते -4 मीटर, ये आपका किसका मान होगा, फ्रिंज की चौड़ाई का यानी डब्ल्यू। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, देखिए सर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा केंद्रीय फ्रिंज के 5वीं दीप्त पे, यानी यहाँ पर आपको यम मान दिया कितना 5 और दीप्त पूछा है। तो दीप्त के लिए सूत्र क्या होता है, दीप्त के लिए जो सूत्र होता है, यक्स पूछा है, यक्स होता है यम कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल, ये होता है। इसी में आप रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यक्स क्या लिख सकते हो आप, यम का मान आपको 5 गुणे डी का मान 1, डी मान कितना 1 मीटर, लैम्डा मान वही आपका 5 8 गुणे 10 घाते -8 अपान स्मॉल डी मान दिया है 2 गुणे 10 घाते -3। अब इसी को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। देखो अब अगर फिर काटोगे इसको 2 का 2 29 से कट जाएगा 29 गुना, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा 5 गुणे 10। अच्छा देखो आएगा क्या 5 गुणे यहाँ से आपका लिख दो 29 इंटू, अब देखो 10 घाते -3 नीचे ऊपर जाएगा प्लस जाएगा 8 में 3 घट जाएगा क्या हो जाएगा 10 घाते -5, इसका गुणा कर दो 5 9 45 5 दूना 10 4 14 गुणे 10 घाते -3 सॉरी -5, ये क्या आपका -5 है, 10 घाते -5, ये क्या हो गया यक्स समान। अब यहाँ देखो अगर कोटि मान लिखो 2 अंक दशमलव आप इधर कर दो, अब देखो कोटि मान दशमलव किधर कर रहे हैं बाएं तरफ करें घात में जुड़ेगा, तो यानी यह सर आपका क्या आ जाएगा 1.45 गुणे 10 घाते, अब 5 अगर 2 जोड़ दोगे तब क्या जाएगा कितना -3 इतना मीटर, ये आपका जाएगा समझ आएगा। तो ये आपका आंसर यानी यक्स का मान कितना आएगा 1.45 गुणे 10 -3 मीटर, ये आपका क्या होगा 5वीं फ्रिंज के बीच की दूरी, दीप्त फ्रिंज की बात की समझ आया। तो ये भी आपका फार्मूला बेस्ट सवाल था। देखो ये फार्मूला आपको, ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूले पते होने चाहिए। देखो यहाँ पर आपका दीप्त के लिए हो गया, ये आपका फ्रिंज चौड़ाई हो गया। इसके पहले जो हमको क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन आपने देखा था किसके लिए, ये अदीप्त के लिए था, तो इसको याद रखो थोड़ा सा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है आपका। देखो ये किसके लिए, ये अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए, जबकि यहाँ पर आपका देखो क्या है, ये आपका जो ओमेगा ये आपका क्या है, यह फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई, और यहाँ पर आपका जो ये निकला है ये आपका किसके लिए है, ये आपका है दीप्त के लिए, दीप्त के लिए। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखो, इसमें से कोई भी चीज आपको छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त होने पर दृश्य क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। यदि नीला प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम है प्रयोग में लाई जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी, कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी। ठीक है, ये आपको कह रहा है। देखो इसमें आपको सिंपल सा फ्रिंजों की संख्या पूछा। तो अच्छा ये बताओ दीप्त फ्रिंजों की बात की तो अभी अभी आपने देखा दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र क्या था, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या सूत्र था, देखो आपने देखा कि जो दीप्त होती है, दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र, जो दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र था वो आपका क्या था, यक्स बराबर आपका था यम
कैपिटल डी इंटू लेमडा अपान स्मॉल, ये सूत्र था। ये आपको क्लियर दिख सकती है। अब देखो आपको कह रहा है इसमें दो प्रकार के दो तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश कणों को प्रयोग कर। तो कह रहा है अगर 6000 यानी देखो आपका मान गया है, आपका लेमडा मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा आपको लेमडा टू मान कितना दिया है 4500 यानी 4500 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा है जब लेमडा मान है तो यहाँ पर देखो आपको यम का मान कितना दिया है, यम का मान आपको दे रहा है कितने फ्रिंजें प्राप्त हो रही है 7, कितने फ्रिंजें प्राप्त हो रही है 7। तो कह रहा है आपको यम1 मान, तो यम2 का मान बताओ कि यहाँ पर कितने फ्रिंजें प्राप्त होंगे। तो इसको आपको देखो सॉल्व करने के लिए आप एक छोटा सा सूत्र देखो, क्या कि यक्स आपका देखो ध्यान से सब वही यहाँ पर न आपका डी का मान बदल लेमडा मान होता है स्मॉल डी मान, इनका कोई सी मान नहीं बदलता आपका बदल, अच्छा इसका यहाँ पर सिर्फ एक का मान बदल रहा है, किसका मान बदल रहा है, एक का मान बदल रहा है, वो भी किसका, डी का। अगर लेमडा मान बदल रहा है, ठीक है लेमडा मान बदल रहा है तो आपका एक मान बदलेगा, किसका मान बदलेगा, तो यक्स का स्थिर है तो कहा अगर लेमडा बदलेगा तो आपका यम मान। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर पहली स्थिति देखो किसकी, पहली स्थिति, तो पहली स्थिति में क्या है आपका जो यक्स, देखो यक्स दोनों के लिए बराबर है, पहली स्थिति में यक्स आपका क्या है यम1 कैपिटल डी लेमडा 1 अपान स्मॉल। दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में आपका देखिए क्या है यक्स बराबर यम2 कैपिटल डी लेमडा 2 अपान स्मॉल, यानी दोनों स्थितियों देखो आपका यक्स मान बराबर है, क्यों, क्योंकि कह रहा है उतने ही फ्रिंज, देखो क्या कहा है अगर यदि नीला प्रकाश लिया तो प्रयोग मिलाई जाए तो कितने फ्रिंजें प्राप्त होंगे, एंड जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना नक्षत्र होगा निश्चित है, यानी यक्स मान आपका निश्चित होगा। तो ये आपका यक्स अगर वन मानोगे तो 2 मानोगे तो आप याद रखो x1 अब बराबर है किसके x2 के, यानी आपका यम1 कैपिटल डी लेमडा 1 बटे स्मॉल डी बराबर होगा किसके यम2 कैपिटल डी लेमडा 2 अपान डी। अभी बताओ यहाँ से आपका कैपिटल डी से कैपिटल डी और स्मॉल डी कर दिया तो आएगा क्या यम1 लेमडा 1 बराबर होगा यम2 लेमडा 2। ये आपको अगर पता है, ये आपको बहुत जरूरी फार्मूला आपको सिद्ध करके दे रहे हैं, इसको आप याद कर लो। अगर यम1 लेमडा बराबर क्या था यम2 लेमडा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप मात्र इसको 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। अगर ये फार्मूला को तो मात्र 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, क्या यम1 लेमडा बराबर क्या किसके यम2 लेमडा। अब बताओ इस रूप से अगर यहाँ से निकालोगे आप तो इसको सॉल्व कर दोगे नहीं, देखो यम1 लेमडा 1 यम1 कितना दिया है, यम1 दिया आपको 60 इंटू लेमडा कितना दिया है 6000, देखिए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान इंग्लिश में बराबर। आपका m2 का मान नहीं पता है लेकिन लेमडा का मान कितना होता है 45, ठीक है दोनों इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश में कर। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर सॉल्व करो यहाँ से m2 मान निकालो, m2 मान निकालो तो पछाना इस तरफ क्या आ जाएगा 60 पूरे 6000 बटे 45। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, अब 15 तिया 45 15 चौका 60, अब 3 एक का 3 अब 20 तिहाई 60, तो 20 चौके 80 यानी यम2 मान आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से यम2 मान आपका आ जाएगा 80। यानी आपका जो फ्रिंज होगा अगर तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम ले ले हो तो आपका जो फ्रिंजों की संख्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 80। तो याद रखो अगर ये फार्मूला को पता है तो आप इसको आंसर दोनों 2 सेकंड में निकाल दो। देखो इसको आपको हम समझाने में टाइम लगा लेकिन निकालने में टाइम लगेगा क्या, नहीं बस आपको यहाँ से स्टार्ट करना था यहाँ खत्म कर देना, बस इतना टाइम लगेगा। यानी इतना ही करने का आपका क्वेश्चन, इतना ही करने का आपका जो पूरा इतना ही बात इतना ही करने का क्वेश्चन था आपको, लेकिन ये चीज आपको पता, ठीक है समझ में आ गया। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते। चलिए अब आपका क्वेश्चंस खत्म, यानी देखिए यंग का दूसरे प्रयोग यानी हमने तरंग किरण तक देख लिया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे आपने हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए तो इसमें बेसिकली हमने किसको किया न्यूमेरिकल्स किया, न्यूमेरिकल मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो आपको आने चाहिए, ठीक है तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। फिर भी इन दोनों चैप्टरों में जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जिनका थ्योरी आने के चांसेस है हम आपको उनको आपको एक बार हम बता दे रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये आप जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी इनको तो आप किसी भी कीमत पर छोड़ के एग्जाम में देने नहीं जाएंगे।
देखिए पहला आपका क्या है, तरंग प्रकाश, किरण प्रकाश की देख लेते हैं, किससे, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में अगर आपको देखना है, किसमें देखना है, किरण प्रकाश, ठीक है। तो किरण प्रकाशिकी में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किरण प्रकाशिकी में देखिए पहला आपको क्या इंपॉर्टेंट, किरण प्रकाश में सबसे पहले आपको अपवर्तन का सूत्र याद होना चाहिए, मतलब अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और सूत्र, अपवर्तन का नियम और क्या पता होना चाहिए, अपवर्तन का नियम और सूत्र, ये पता होना चाहिए अपवर्तन में। दूसरी आपका बात आती है इसमें क्या, कि आपका गोलीय पृष्ठों से, कहां से, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन अपवर्तन सूत्र का निगमन, ये आपका बहुत जरूरी है, निगमन, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का निगमन। और तीसरा जो आपको पता है लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र भी आपको डेरिवेशन आना चाहिए, साथ में उसके अनुप्रयोग आना चाहिए, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका एक में हो गया, तो अलग लेंस मेकर सूत्र। फिर इसके बाद आपका चौथा टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आपका आता है प्रिज्म, देखिए जो प्रिज्म है, प्रिज्म का सूत्र जो है, का निगमन आपको आना चाहिए, क्या, निगमन, ये भी आपका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिज्म के सूत्र का निगमन। और उसके बाद जो चौथी बात आती है या पांचवी बात, ये आपका क्या होता है, जो प्रकाशिक यंत्र, कौन, प्रकाशिक यंत्र, इनका आपको सिर्फ पढ़ना होता है, प्रकाशिक यंत्र का सूत्र अगर आपको याद है, प्रकाशिक यंत्र का याद है सूत्र अगर आपको याद है तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हमेशा सवाल ही आते हैं, कुछ कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाशिक में थोड़ा सा देख लो आप इसको भी, क्या, कि जो प्रकाशिक होता है ना, इसकी संरचना पूछता है, संरचना, इसकी कहता है नामांकित चित्र बनाओ, क्या कहता है, नामांकित चित्र बनाओ, तो नामांकित चित्र भी 2 नंबर पूछ लेता है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देख के जाइए, ठीक है। चलिए ये आपका किरण प्रकाश के था। अब दूसरा चैप्टर आपका है, चलिए दूसरा चैप्टर नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, दूसरा चैप्टर आपका है तरंग प्रकाश, तरंग प्रकाश की, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो तरंग प्रकाश में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो तरंग प्रकाश की में सबसे पहले तो आपको पहला पॉइंट इसमें है हाइगेंस, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको अच्छे से आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका जो है हाइगेंस के नियम से, हाइगेंस के नियम मतलब ये द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, नियम से प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन तथा, परावर्तन तथा अपवर्तन, अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या किसके, हाइगेंस के नियम से, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका तीसरा क्या आता है इसमें महत्वपूर्ण, तीसरा महत्वपूर्ण आता है आपका विवर्तन। अच्छा विवर्तन पहले व्यतिकरण आता है, तो पहले आप व्यतिकरण देखो, विवर्तन पहले क्या आता है, व्यतिकरण, तो देखो व्यतिकरण, व्यतिकरण में आपको देखिए, व्यतिकरण जो होता है इसमें पहला टॉपिक क्या आता है, आपको जो तीव्रता है, अभी तीव्रता में सवाल भी क्या, तीव्रता का जो आपका सूत्र है, जैसे आई मिनिमम आई मैक्सिमम आयाम तीव्रता के बीच संबंध, इनका सिंपल आपको सूत्र पता होना चाहिए। दूसरा व्यतिकरण में आपका जो यंग, यंग का द्वि स्लिट प्रयोग,
क्या पता होना चाहिए? यंग का द्विसलिट प्रयोग, ये आपको पता होना चाहिए किसके? व्यतिकरण से। व्यतिकरण फिर आपका आता है चौथा पॉइंट आपका आता है विवर्तन। विवर्तन, देखिए विवर्तन सिंपल सा आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, परिभाषा तो आपको सबका पता होना चाहिए, लेकिन इसका परिभाषा भी पूछता है विवर्तन। दूसरा आपको एकल झिल्ली द्वारा, एकल झिल्ली द्वारा, एकल झिल्ली द्वारा क्या होता है? विवर्तन प्रारूप, विवर्तन प्रारूप। आपको क्या बताना चाहिए? एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रारूप पता होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपका देखो, ये आपका क्या है? चैप्टर दूसरे का है, और आपका ये देखो, ये चैप्टर पहला किरण प्रकाश की है, और ये आपका दूसरा चैप्टर है तरंग प्रकाश। इन दोनों चैप्टर की ये आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से सिर्फ इन्हीं टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन, यानी इसका पूछे जाने का आपका 99% चांस है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इनको बहुत महत्वपूर्ण है, इन टॉपिक को आप जरूर देख के एग्जाम। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर गए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो तैयारी अच्छे से कर सके। इस प्रकार के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए लाभदायक होते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद आप इसको समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या क्या चीजें अच्छी थी, क्या नहीं थी। तो इसलिए अगर चैनल परिवार में चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले आपके एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में हमें बताइए, आपका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और अगर ये आपको जो आपका ये स्लाइड है इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट चाहते हो तो जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।